हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है रोल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटी और रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कोalition गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है डिस्कस करेंगे। दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है, थोड़े से हाथ जो है प्रधानमंत्री के बंध जाते हैं जब भारत में कोalition गवर्नमेंट बनती है, जैसा भारत ने एक्सपीरियंस किया फ्रॉम 1989 टू 2009। लगभग जो है इस काल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब जो है प्रधानमंत्री को कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी, प्रत्येक प्रधानमंत्री को। और इस प्रधानमंत्रित्व के काल में वो चाहे जो निर्णय लिए जाते थे, वो जितने भी दल जो है कोalition में शामिल होते थे उन सभी से सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिए जाते थे। और मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी, वो जो विभाग होते थे उसका आवंटन विभाजन, उसमें जो है सभी दलों की सहमति अति आवश्यक होती थी। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की भूमिका मुख्य रूप से कैबिनेट फॉर्मेशन और नीतियों के निर्माण दो जगह जो है वो सीमित हो जाती है। कहाँ? जब जो है गवर्नमेंट जो है गठबंधन की होती है, गठबंधन की सरकार होती है। अन्यथा प्रधानमंत्री की भूमिका जो है वो सभी स्थिति में जो है एक समान जो है दिखाई देती है। तो हम जो है प्रधानमंत्री की भूमिका को निम्नलिखित भागों में बांट करके देखने का प्रयास करें। पहली चीज़ जो जिस संदर्भ में हम देखेंगे वह है मंत्रिमंडल के केंद्र के रूप में। मंत्रिमंडल के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की है। हम सभी जानते हैं कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो सर्वोच्च नीति निर्माण या निर्णय लेने वाली जो संस्था है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट होती है। कैबिनेट के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। इसी कारण से इसे इसे जो है एक समूह के द्वारा निर्णय कहा जाता है या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कही जाती है। लेकिन इस मंत्रिमंडल जिसके द्वारा जो है सभी निर्णय लिए जाते हैं या जो ये सर्वोच्च संस्था है, यह प्रधानमंत्री के नियंत्रण में ही कार्य करती है। मंत्रिमंडल की बैठक कब बुलाई जाएगी, मंत्रिमंडल में कौन कौन से विषय डिस्कस किए जाएंगे, मंत्रिमंडल के किन सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा, इसकी बैठक कहाँ होगी, ये सब तय करने का जो है अधिकार प्रधानमंत्री को है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता भी करता है। इसलिए कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री के उपेक्षा करके या प्रधानमंत्री का विरोध करके, प्रधानमंत्री के विरुद्ध जा कर के नहीं लिए जा सकते। दूसरी बात, मंत्रिमंडल का निर्माण ही जो है प्रधानमंत्री के साथ प्रारंभ होता है। यदि मंत्रिमंडल के सदस्य बनने हैं किसी को, तो प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बन सकता। इससे सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री जो है अपने दल के सदस्यों से मिला करके एक मंत्रिमंडल का गठन करता है। उस मंत्रिमंडल में जो है सदस्यों के मध्य जो विभाग का विभाजन है वह भी प्रधानमंत्री ही करता है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के कार्यों के बीच कोऑर्डिनेशन या समन्वय का काम भी प्रधानमंत्री ही करता है। इन सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा, इवैल्यूएशन भी समय समय पर प्रधानमंत्री ही करता है। और प्रधानमंत्री इस समीक्षा के आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों के मध्य विभागों को फेरबदल करता है। कोई अच्छा कार्य करता है उसे और अधिक महत्व दिया जाता है, या कोई अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करता तो उससे जो है कम महत्व वाला पद दिया जा सकता है। तो इस तरह से सभी निर्णय मंत्रिमंडल के संदर्भ में जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल का आगाज़, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के साथ होती है। और यदि प्रधानमंत्री की अकाल मृत्यु हो जाती है या वो पद छोड़ देता है या किसी भी कारण से जो है प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, तो मंत्रिमंडल का स्वतः ही अवसान हो जाता है। मंत्रिमंडल जो सर्वोच्च
नीति निर्माण या सर्वोच्च निर्णय निर्माण जो कमेटी है उसका उसका अंत हो जाता है। तो पहली भूमिका मंत्रिमंडल के केंद्र के रूप में देखने को मिलती है। दूसरी भूमिका जो है वह कार्यपालिका के प्रधान के रूप में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होता है। देश की कानून व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, उसमें सुधार लाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री की है। और उसके लिए प्रधानमंत्री के पास पूरे देश में फैले हुए नागरिक प्रशासन के विशाल तंत्र होते हैं। इस विशाल तंत्र का नियंत्रण जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ होता है और प्रधानमंत्री ही इस विशाल नागरिक प्रशासन के तंत्र के माध्यम से देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखता है। साथ ही साथ जो है विधायिका के द्वारा निर्मित कानून को लागू करता है। न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को भी जो है लागू करने का काम करता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में, चीफ अपॉइंटिंग ऑफिसर के रूप में भी कार्य करता है। प्रधानमंत्री जो है पूरे देश में फैले जो नागरिक प्रशासन के तंत्र हैं उनके प्रमुख व्यक्तियों की जो है वो की नियुक्ति करता है। पूरे देश में राज्यपाल जैसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करता है। विभिन्न आयोगों के सदस्यों को और उनके मुखिया को नियुक्त करता है। ये नियुक्ति का नागरिक प्रशासन में जितने भी राजनीतिक नियुक्तियां हैं, जो चयन आयोग के अतिरिक्त नियुक्तियां हैं, वो सभी नियुक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं। प्रधानमंत्री ही जो है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रधानमंत्री एक चीफ अपॉइंटिंग ऑफिसर के रूप में भी काम करता है और यदि जो है इनके द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के कार्य यदि अच्छे हैं तो उनको रिवार्ड भी देता है और यदि उसे कमी उनके कार्यों में कोई कमी है तो उनको उनके पद से अपदस्थ करने का कार्य भी करता है। कुछ एक पदों पर जो है अपदस्थ करने की प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक माध्यम से होती है। जैसे राज्य के जैसे विभिन्न आयोगों के सदस्य हैं, जैसे चुनाव आयोग हैं या संघ लोक सेवा आयोग हैं, इनके सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार तो है, परंतु हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक हो जाता है। एक और भूमिका जो है प्रधानमंत्री वो देश के रक्षक के रूप में निभाता है। देश की रक्षा करने का प्रमुख दायित्व जो है वो प्रधानमंत्री का है और उसके लिए उनके पास विशाल सैन्य संगठन है। संवैधानिक रूप से तो उस सेना का प्रधान राष्ट्रपति होता है, परंतु सेना के तीनों अंगों का संचालन प्रधानमंत्री के हाथ में है। युद्ध की परिस्थिति में वो जैसे चाहे वैसे इस सेना का उपयोग कर सकता है और देश को रक्षित रखने के लिए जो है वही कोई भी निर्णय लेता है और रक्षा को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ यदि कोई समस्या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न कोई समस्या है, जैसे हाल के दिनों में जो है संसार महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी से निकालने का दायित्व भी या उससे निपटने का दायित्व भी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का है। और इसी के कारण संपूर्ण देश जो है इस महामारी में सहायता के लिए, महामारी से निकलने के लिए प्रधानमंत्री की ओर देखता है कि वो किस प्रकार की नीतियों के माध्यम से, किन उपायों के माध्यम से देश को जो है वो बचाता है और एक जो है सुरक्षा के दायरे में ले जाता है, उसे सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी देश के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति हो, सभी परिस्थितियों में देश की रक्षा का दायित्व प्रधानमंत्री का होता है। जैसे आज़ादी के पश्चात भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान से जैसे 1965, 1971 और 1998 और चीन के साथ 1962, इन सभी युद्ध में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, युद्ध में विजय का श्रेय उन्हें मिला और यदि युद्ध में हार हुई तो उनका दायित्व भी उन्हें लेना पड़ा। तो इस रूप में
देश की रक्षा का संपूर्ण दायित्व जो है वो प्रधानमंत्री पर ही होता है। अगला दायित्व होता है विदेश नीति के निर्माण के संदर्भ में जो है भारत का प्रधानमंत्री भारत के विदेश नीति का निर्माता होता है। आरंभ से देखें तो जवाहरलाल नेहरू के काल में जो विदेश नीतियाँ बनी उस पर स्पष्ट छाप जो है नेहरू के विचारों की, उनके 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 सिद्धांतों की दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से जो है जो भी प्रधानमंत्री रहा हो उस काल में भारत की विदेश नीति पर उनके व्यक्तित्व की, उनके चिंतन की, उनके विश्वास की, उनकी नीतियों की छाप दिखाई पड़ती है और इसीलिए उस काल की विदेश नीति प्रधानमंत्री के नाम से ही जानी जाती है। वही ये तय करता है कि किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार के होंगे या बहुपक्षीय संबंध किस प्रकार के होंगे या बहुराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन के साथ भारत की नीति क्या होगी, भारत का संबंध क्या होगा, ये सारी चीज़ें तय करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री ही करता है। इसके साथ ही साथ जो है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से संसद में लोक सदन का नेता कहा जाता है। लोक सदन का नेता इसलिए कि लोक सदन में ही लोक सदन से ही सरकार बनती है और उसके प्रति उत्तरदायी है। इसलिए लोक सदन के क्रियाकलापों को जो है एक दिशा में ले जाने का काम जो है या उसमें शांति बनाए रखने का काम, चूँकि उसके दल का ही बहुमत होता है इसलिए उसे सुचारू रूप से संचालन करने का काम प्रधानमंत्री का होता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस मुख्य भाषण प्रधानमंत्री का होता है और अंत में सभी लोग जब भाषण दे चुके होते हैं तब अंतिम रूप से उत्तर देने का दायित्व प्रधानमंत्री का होता है और इस प्रकार से वो अपने भाषणों के माध्यम से देश को अपनी नीतियों से अवगत कराता है। एक और महत्वपूर्ण भूमिका वो राष्ट्र के नेता के रूप में, वो चाहे भले ही किसी दल का सदस्य हो, किसी राज्य का नागरिक हो, परंतु राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के बाद वो राष्ट्र का नेता होता है। संपूर्ण राष्ट्र जो है उसके लिए कंस्टिट्यूंसी होता है। संपूर्ण राष्ट्र की समस्याओं को वो सुनता है, देखता है और उसके निराकरण के प्रयास करता है। इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र में फैले जो संघीय सरकार के जो संसाधन हैं उस सभी संसाधन का वह किसी भी रूप में इस्तेमाल करने का अधिकारी होता है और वह ऐसा करता है। एक और भूमिका के रूप में वो दल के नेता के रूप में जो है वो एक भूमिका निभाता है। उस समय जब 5 साल के पश्चात जब दोबारा जनरल इलेक्शन होते हैं तब जो है प्रधानमंत्री अपने दल का नेतृत्व करता है और प्रधानमंत्री का ये नैतिक दायित्व होता है कि उसने 5 साल तक शासन का संचालन किया है, नीतियों का निर्माण किया है, लोगों के लिए लोक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, लोगों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया है, तो वह लोगों के पास अपनी नीतियों के साथ जाए, अपने कार्यक्रम के साथ जाए, अपनी उपलब्धियों के साथ जाए और सुनिश्चित करे कि उसके दल जो है वो दोबारा सत्ता में लौटे और दोबारा से उसके दल का शासन स्थापित हो। तो दल के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। दल के नेता के रूप में दल की नीतियों के संदर्भ में उनके वक्तव्य अंतिम होते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को जो है दल से अनुशासनहीनता पर बाहर कर सकता है और अन्य प्रकार के जो है संगठनात्मक निर्णय लेने का अधिकारी होता है। अंतिम एक और जो है भूमिका होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका 2 भागों में बटी हुई है। एक वास्तविक कार्यपालिका है जिसका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। एक संवैधानिक और नाम मात्र की कार्यपालिका है जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोनों ही कार्यपालिका का उद्देश्य राष्ट्र सेवा है, इसलिए दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो, इसलिए दोनों के बीच संवाद के पुल बने रहने चाहिए। इस संवाद के पुल को बनाए रखने का दायित्व जो है वो प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की कार्यवाही से या उसके द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत होता है। प्रधानमंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति ये जानने का प्रयास भी करता है कि कोई निर्णय लिया गया है या नहीं लिया गया है तो क्यों लिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को राष्ट्रपति से मिलना है, उस कुछ अवगत कराना है, तो जो है प्रधानमंत्री के
अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार देखें तो जो औपचारिक कार्यपालिका है, संवैधानिक कार्यपालिका और जो वास्तविक कार्यपालिका है, इन दोनों को जोड़ने का कड़ी के रूप में जो काम है वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री इस प्रकार से बहुत ही वाइड रेंजिंग भूमिकाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जो है देश का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति है। इसके इर्द पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है घूमती है। देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आज इतना ही।